लो, चलिए हम लोग पिछले क्लास में क्वांटम नंबर पढ़ रहे थे। क्वांटम संख्या के बारे में बताया गया था, तो आप बताइए क्वांटम संख्या किसे कहते हैं? हैं? परमाणु के बारे में पूर्ण जानकारी दे। हाँ, ये है ना, परमाणु में उपस्थित इलेक्ट्रॉन के बारे में पूर्ण जानकारी दे, वो हम लोगों का क्या कहलाता है? क्वांटम संख्या। चलिए बैठिए बैठिए, बताइए चार गो क्वांटम संख्या कौन कौन है? मास्क हटाइए तब बोलिए ठीक से, अब बोलिए ठीक से। मुख्य क्वांटम संख्या, डिंगसीय क्वांटम संख्या, प्रचकरण क्वांटम संख्या, और देखिए कौन है? चुंबकीय क्वांटम संख्या। सही है, बैठिए। चलिए सर बताइए तो, श्रोडिंगर का समीकरण, श्रोडिंगर का हम लोग एक फॉर्मूला बताए थे, वो फॉर्मूला पूरा बताइए। सही है, बैठिए, ये बताया गया था। चलिए सर आप बताइए इसमें कि साई स्क्वायर अगर कहीं लिखा हुआ है तो इस साई स्क्वायर का मतलब क्या होता है? साई स्क्वायर अगर लिखा हुआ है तो इसका मतलब क्या होता है? अगर साई स्क्वायर कहीं लिखा हुआ है तो इस साई स्क्वायर का मतलब क्या होता है? चलिए सर। हाँ, साई स्क्वायर का मतलब होता है किसी स्थान पर इलेक्ट्रॉन पाए जाने की संभावना। अब अगर साई स्क्वायर का मान 0 हो जाए किसी स्थान पर, तब उसका मतलब होगा कि उस स्थान पर इलेक्ट्रॉन पाए जाने की संभावना 0 है। अगर कहीं पे साई स्क्वायर का मान 2 आ गया, 3 आ गया, तो क्या वहां पर इलेक्ट्रॉन पाए जाने की संभावना 0 होगी? नहीं। आप सीधे 0 उलझा लिए हैं पॉइंट। बैठिए, ये बताया गया था। चलिए सर, इसमें जो फॉर्मूला था उसमें साई का मतलब क्या होता है? जो फॉर्मूला होता है उसमें साई का मतलब क्या बताया गया है? श्रोडिंगर के समीकरण में साई का कुछ मतलब बताया गया होगा ना? ध्यान ही नहीं है, बैठिए। चलिए बताइए, हम लोगों का जो फॉर्मूला बताया गया है, इस फॉर्मूला में साई का मतलब क्या है? वेव फंक्शन, यानी कि तरंग फलन। चलिए एक और मतलब बता दीजिए, एक और मतलब बताइए। हम लोगों को लिखा हुआ है d2 साई बटा डी एक्स स्क्वायर, इसका मतलब क्या होगा? d2 साई बटा डी एक्स स्क्वायर लिखा हुआ है, तो इसका मतलब क्या होगा? बोलो। चलिए बैठिए। चलिए सर, d2 साई बटा डी एक्स स्क्वायर लिखा हुआ है, तो इसका मतलब क्या होगा? डी एक्स स्क्वायर अगर लिखा हुआ है तो इसका मतलब कुछ क्लास में लिखवाए होंगे हैं? का नहीं बोल रहे हैं, सुनाई नहीं दे रहा है। एक्स अक्ष पर, एक्स अक्ष पर इलेक्ट्रॉन का संवेग, घबरा जा रहा है, बोलिए सर। एक्स एक्सिस के सापेक्ष में इलेक्ट्रॉन का फलन, मतलब समझना है, कुछ नहीं बोल देना है। फलन का मतलब हम व्यवहार बताए थे, नहीं, फलन का मतलब क्या होता है? व्यवहार। इलेक्ट्रॉन एक 3 डायमेंशनल, बैठिए, इलेक्ट्रॉन एक 3 डायमेंशनल जगह पर रहता है, यानी इलेक्ट्रॉन एक्स एक्सिस में भी प्रवाह करता है, वाई एक्सिस में भी फ्लो करता है, और जेड एक्सिस में भी फ्लो करता है। नहीं तो तीनों एक्सिस के सापेक्ष में उसका व्यवहार कैसा है, इसके बारे में हम लोग को यह बताता है d2 साई बटा डी एक्स स्क्वायर, d2 साई बटा डी वाई स्क्वायर, और d2 साई बटा डी जेड स्क्वायर।
यही बताया गया था। बोले दिक्कत है? चलिए आगे बढ़े। अब हम लोग 4 क्वांटम संख्या पढ़े थे, नहीं उनमें से अब बारी बारी क्वांटम संख्या को हम लोग पढ़ते हैं। पहला हम लोग का था प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, तो उसको हम लोग स्टार्ट करते हैं। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, देखा जाए पहला हम लोग देखें हम लोग, तो हम लोगों के पास है इसमें पहला है हम लोग का प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। ध्यान रखना है, ठीक है, जिसको आप हिंदी में क्या कह रहे थे? मुख्य क्वांटम संख्या। ध्यान रखना है। अब देखा जाए हम लोग बात कर रहे हैं मुख्य क्वांटम संख्या की। चलो अब इसके हम पॉइंट टू पॉइंट समझते चलते हैं। फर्स्ट पॉइंट, मुख्य क्वांटम संख्या जो था ये बोर के द्वारा दिया गया था। ध्यान रखना है, यह क्वांटम संख्या यह क्वांटम संख्या बोर के द्वारा दिया गया था। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, इस क्वांटम संख्या को स्मॉल n से दर्शाते हैं। यह पॉइंट। तीसरा पॉइंट, यह क्वांटम संख्या हमें कक्ष में उपस्थित इलेक्ट्रॉन के बारे में जानकारी देता है। यह क्वांटम संख्या हमें कक्ष तथा कक्ष में उपस्थित इलेक्ट्रॉन के बारे में जानकारी देता है। यह क्वांटम संख्या हमें कक्ष तथा कक्ष में उपस्थित इलेक्ट्रॉन के बारे में जानकारी देता है। देखा जाए जैसे हम लोग यहां से नाभिक लेते हैं, यह हम लोग का नाभिक हो गया। नाभिक के बाद आप खींचते हो पहला कक्ष, दूसरा कक्ष, तीसरा कक्ष, चौथा कक्ष, पांचवा कक्ष, छठा कक्ष, सातवां कक्ष। नहीं, नाभिक के जस्ट जो पहले होता है उसे पहला कक्ष, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां। आप भी जानते हो कि पहले कक्ष को क्या कहते हैं? के, दूसरे को एल, तीसरे को एम, चौथे को एन, फिर ओ, पी और ये क्यू। ध्यान रखना है, ठीक है। तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर हमें कक्ष तथा कक्ष में उपस्थित इलेक्ट्रॉन के बारे में जानकारी देता है, ठीक है। पहला जानकारी क्या मिला कि हम लोग का नाभिक के बगल में जो पहला कक्ष है ये इसे के कहेंगे, दूसरा एल, तीसरा एम, चौथा एम,
ओ पी और क्यू, ध्यान रखना है। चलो अगला पॉइंट, ये हमें बताता है कि जैसे जैसे हम नाभिक से दूर जाएंगे कक्षों का आकार बढ़ता जाएगा। जैसे जैसे नाभिक से दूर जाएंगे जैसे जैसे नाभिक से दूर जाएंगे कक्ष का आकार बढ़ता जाएगा तथा उसमें इलेक्ट्रॉन रखने की क्षमता भी बढ़ती जाएगी। तथा उसमें इलेक्ट्रॉन रखने की क्षमता भी बढ़ती जाएगी, यह ध्यान रखना है। तो यह क्वांटम संख्या बोर के द्वारा दिया गया था। इस क्वांटम संख्या को n से दर्शाते हैं। यह क्वांटम संख्या हमें कक्ष तथा कक्ष में उपस्थित इलेक्ट्रॉन के बारे में जानकारी देता है। नहीं, इस क्वांटम संख्या के अनुसार नाभिक के जो बगल में है वो पहला कक्ष है, उसके बाद दूसरा, तब तीसरा, तब चौथा, तब पांचवा, तब छठा, तब सातवां। नहीं, पहले कक्ष को K से, दूसरे को L, तब M, तब N, O, तब P, तब Q, ये बताया गया। फिर बोला गया कि जैसे जैसे नाभिक से दूर जाएंगे वैसे वैसे कक्ष का आकार क्या होगा, बढ़ता जाएगा। पहला कक्ष सबसे छोटा होगा तो उसमें इलेक्ट्रॉन रखने की क्षमता भी कम होगी। दूसरा कक्ष उससे बड़ा होगा तो उसमें इलेक्ट्रॉन रखने की क्षमता उससे भी ज्यादा होगी। तीसरा कक्ष उससे भी बड़ा होगा तो उसमें इलेक्ट्रॉन की क्षमता और ज्यादा होगी। दिक्कत है? हटाएं। आगे बढ़े, डाल देते हैं इसका PDF हम। चलिए अब इस तरह से रुके रुके बहुत टाइम भी जाता है, देखा जाए। तो दूसरे पॉइंट पर आइए, ध्यान दीजिए। हम लोग को यहां से बताया जा रहा है किसी भी कक्ष में अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या ध्यान रखना है। तो किसी भी कक्ष में अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या का फॉर्मूला सबसे पहले बोर नहीं बताया था, ध्यान रखना है। और वो फॉर्मूला हम लोग क्या है, 2n², ध्यान रखना है। यहां पर आप जानते हो कि यहां पर n बराबर क्या होता है, n बराबर होता है कक्ष संख्या। n बराबर क्या होता है, कक्ष संख्या। आप इसके आधार पर किस कक्ष में कितना इलेक्ट्रॉन होगा वो निकाल सकते हो। नहीं, जैसे पहला कक्ष हम लोग का K है तो इसमें अगर इलेक्ट्रॉन निकालना है तो हम लोग लिखेंगे 2 इंटू 1 का स्क्वायर, तो बराबर कितना इलेक्ट्रॉन आएगा, 2। इसी में कौन गधा 1 बोल रहा है, अरे गधा 2 इंटू 1 का स्क्वायर 1। दूसरा कक्ष L 2 इंटू 2 का स्क्वायर, 2 दूना 4 दूना 8। तीसरा कक्ष M, तो यहां पर फॉर्मूला क्या है, 2n², तो हम 2 तो लिखेंगे ही, और यहां पर n का मतलब क्या है, कक्ष संख्या, तो n कक्ष संख्या 3, तो यहां पर 3 का स्क्वायर, तो 3 3 का 9 दूना 18। चौथा 2 इंटू 4 का स्क्वायर, 32 इलेक्ट्रॉन। फिफ्थ O 2 इंटू 5 का स्क्वायर 50। इसी में कौन 48 कहा है, कौन गधा बोला है, 50 का 100, तो अभी तो 48 बोला है गधा। गुना भागातना ना बढ़िया लग रखा है सब ना। P 2 इंटू 6 का स्क्वायर 72। सातवां
क्यू होगा। तो किस कक्ष में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे ये हम लोग को बताता है यही क्वांटम संख्या, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर ही, और बोर साहब ने हम लोग को फॉर्मूला दिया था कक्ष में अधिकतम इलेक्ट्रॉन निकालने का फॉर्मूला, तो 2n², ध्यान रखना है। यानी कि अगर हम लोग का नाभिक है, यहां पर पहला कक्ष, दूसरा कक्ष, तीसरा कक्ष, चौथा, पांचवा, छठा और सातवां लिखा हुआ है, तो इसमें अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन, इसमें अधिकतम 8 इलेक्ट्रॉन, इसमें अधिकतम 18 इलेक्ट्रॉन, इसमें अधिकतम 32 इलेक्ट्रॉन, इसमें अधिकतम 50, इसमें अधिकतम 50 इलेक्ट्रॉन, इसमें अधिकतम 72 इलेक्ट्रॉन और इसमें 98 इलेक्ट्रॉन। तो ये हम लोग को ध्यान में रखना होगा। तो किस कक्ष में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन होंगे वो हम लोग को ध्यान में रखना होगा। इतना बात में दिक्कत है? चलिए दूसरे पॉइंट पे आ जाए, ध्यान दीजिए। अब हम लोग यहां से अगर ध्यान दें, थोड़ा सा केयर करें, तो हम लोग को यहां से बताया गया कि कक्ष में अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होगी, ये बताया गया। साथ साथ ये हमें बताता है कि जैसे जैसे हम लोग नाभिक से दूर जाते हैं वैसे वैसे कक्षों की ऊर्जा का मान बढ़ता जाता है। नहीं, ध्यान रखना है, जैसे जैसे हम नाभिक से दूर जाते हैं, ध्यान रखना है, कक्षों की ऊर्जा का मान, कक्षों की ऊर्जा का मान बढ़ता जाता है। जैसे जैसे हम नाभिक से दूर जाते हैं कक्षों के ऊर्जा का मान क्या होता है? बढ़ता जाता है। ये ध्यान रखना है। जैसे ये आपका नाभिक है, ये पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा और सातवां है, ठीक है। प्रथम कक्ष की जो ऊर्जा है वो क्या है? E1। दूसरे कक्ष की ऊर्जा E2, तीसरे की E3, चौथे का E4, E5, E6 और ये E7। तो अगर हमको ऊर्जा का क्रम बताना है भाई, ऊर्जा का क्रम बताना है कि किसकी ऊर्जा जो है वो सबसे ज्यादा होगी, नहीं तो E7 की ऊर्जा सबसे ज्यादा होगी, उससे कम E6, नहीं सबसे कम किसकी? E1 की। यानी कि प्रथम कक्ष की ऊर्जा सबसे कम होती है, या प्रथम कक्ष में उपस्थित इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा भी सबसे कम होती है, ध्यान रखना है। तो E1 का मान सबसे कम, तब किसका? E2 का, तब किसका? E3, तब हम लोग का E4, तब हम लोग का E5, ध्यान रखना है, और तब हम लोग का E6 और तब हम लोग का E7, ध्यान रखना है। तो ये इंफॉर्मेशन हम लोग को दिया जाता है। तो इसमें दिक्कत है? आगे बढ़े। इस बोर्ड को लगाने का एक मतलब ये भी है कि जल्दी जल्दी पढ़ाया जाए, नहीं अब मोबाइल कंपलसरी है रखना, बस मेरा है, बड़ा वाला मोबाइल आपको रखना एकदम कंपलसरी है, रखना ही होगा। नहीं है तो उपाय करना पड़ेगा, नहीं से होगा। सस्ता को जो ना 7-8 हजार का मिलता है, 10 हजार का मिलता है, वो खरीदवाइए पढ़ने के लिए। अभी नहीं कि लिए हैं पढ़ने के लिए, 3 देर सर का वीडियो देखे, है मजा नहीं आ रहा है नहीं, उसके बाद लगे फेसबुक अपना देखने लगे, यूट्यूब देखने, ना ये सब ठीक है, अच्छा लग रहा है, शांति मिला, बस मेरा है। तो वैसे करने से नहीं होगा, बात समझ में आ रहा है? चलिए ध्यान दिया जाए। देखिए 11th के लिए हम लोग के पास टाइम बहुत कम रहता है। हम लोग कोई ऐसा बच्चा नहीं है जो हम लोग के पास जनवरी में आता है, कोई बच्चा जनवरी में नहीं आता है, फरवरी में भी कोई नहीं आता है, मार्च में भी कोई नहीं आता है, अप्रैल में भी कोई नहीं आता है, नहीं मई जून में आना शुरू होता है।
अभी बताइए 6 महीना तो आप नहीं पार कर गए, आ साल भर का कोर्स कहते हैं कि 6 महीना में पूरा कीजिए। तो साल भर का कोर्स 6 महीना में पूरा करना है भाई, तो डबल पढ़ना पड़ेगा कि नहीं पढ़ना पड़ेगा? पढ़ना पड़ेगा। 2 बार पढ़ेंगे तब ना 6 दूना 12 होता है। तो 12 महीना कोर्स पढ़ने के लिए हम लोग को डबल पढ़ना पड़ेगा। तो एक पढ़ाई मोबाइल पर और एक पढ़ाई क्लासरूम में, दोनों जब पढ़ेंगे तो मोटा मोटा सिलेबस हम लोग कंप्लीट हो जाएगा आसानी से। बस मेरा है तो सिलेबस हम लोग कंप्लीट करना है कि नहीं करना है? करना है। तो करना है तो उसके लिए डबल पढ़ा जाए, तनी मनी खर्चा लगेगा। तो मोबाइल कीनिएगा तो मोबाइल ऐसा थोड़े है कि पढ़ाई हो जाएगा तो सर को दे दीजिएगा। मोबाइल वो आप ही का रहेगा, नहीं ढंग से उसको यूज कीजिए, बढ़िया से उसको यूज कीजिए, बहुत लंबा टाइम चलेगा। बस मेरा है ज्यादा गेमिंग करने से, ज्यादा हम लोग इधर उधर देखते हैं, इसी कारण से हम लोग का मोबाइल हैंग करता है, खराब होता है। आप नॉर्मल बस पढ़ाई का वीडियो देखिए, कसम खा लीजिए। मोबाइल जब कीनिए उसी समय अपना एगो क्लासरूम बोले सॉरी, अपने रूम में एक कागज पर लिखिए कि मैं कसम खाता हूं कि इस मोबाइल से सिर्फ क्लासरूम का वीडियो देखूंगा, पढ़ाई का वीडियो देखूंगा, इसके अलावा कोई वीडियो नहीं देखूंगा। चलिए ध्यान दीजिए, अंदर से मजबूते नहीं है सब नहीं, अंदर से मजबूत होना पड़ेगा ना, कि मेरा जो हाथ है मोबाइल का वो जब भी जाएगा तो इंस्पिरेशन क्लासेस का जो लोगो है उसी पर खुलेगा। अब वीडियो ही का देखना है नहीं, लेकिन उनका हाथ है, दिमाग है, जेने तेने भटकते रहता है, वही काम गड़बड़ा जाता है। चलिए ध्यान दिया जाए, केयर करें। यह हमें बताता है, यह क्वांटम संख्या हमें बताता है कि किसी भी कक्ष में इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग का मान कितना होगा, ध्यान रखना है। ध्यान रखना है, कक्ष में उपस्थित इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग का मान कितना होगा, तो कोणीय संवेग बराबर NH/2 पाई। ध्यान रखना है, जहां पर आप सबका मान जानते हैं, सबका मतलब जानते हैं, जहां n का मतलब जानते हैं कक्ष संख्या, यहां पर h जो है यह है प्लैंक्स कांस्टेंट, प्लैंक स्थिरांक, और ये जो 2 है वो तो नंबर है, और पाई का मान 3.14। देखा जाए यहां पर हम लोग थोड़ा सा कैलकुलेट करके भी दे सकते थे, जैसे हम लोग यहां से लिख रहे हैं, अगर कोणीय संवेग बराबर n रख दिए तो n का मान तो बदल सकता है, n कक्ष संख्या है तो कक्ष संख्या 1 2 3 4 5 चेंज हो सकता है, लेकिन h/2 का मान फिक्स है नहीं। तो h का वैल्यू आप जानते हो 6.6 गुना 10 का पावर -34 बट्टा 2 और पाई का मान 3.14। अब इसको थोड़ा हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं, ध्यान रखना है। ऐसे इसको हम लोग काट सकते हैं, ये हम लोग कट जाएगा 2 से, तो 2 मत से कितना आ जाएगा 3.3। ठीक है, अब हम लोग डिवाइड कर लेते हैं, ये भी लगभग 1 पॉइंट समथिंग आएगा, लेकिन देख लेते हैं एक्यूरेट कितना आता है। वन 1.05 हम लोग को वैल्यू यहां से आता है 1.05 मल्टीप्लाइड बाई 10 का पावर -34, इसको सॉल्व करके, और मल्टीप्लाइड बाई क्या है n। तो यहां से हम देखें अगर, तो कोणीय संवेग बोलिए, हाँ लेस नहीं 1.050 आ रहा है नहीं, अगर 1.059 आता चाहे 8 आता तब 1.06 ले लेते। ठीक है, चलो ध्यान दो यहां पर। अब हम लोग देखें अगर, तो कोणीय संवेग का जो वैल्यू आया वो आ गया 1.05 गुना 10 का पावर -34 गुना n। ठीक है, अब
जैसे प्रथम कक्ष में, हाँ बोलिए सर। आए लगा सकते हैं, कहीं लगा सकते हैं, 2 सेकंड लगा सकते हैं हम लोग। देखा जाए यहां पर हम लोग देखें अगर, तो मान लो अब हमारे पास ये नाभिक है और ये प्रथम कक्ष, दूसरा कक्ष, तीसरा कक्ष ऐसे दिया हुआ है। कोई बोलता है कि प्रथम कक्ष में जो इलेक्ट्रॉन है, इस इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग बताओ। नहीं, इस इलेक्ट्रॉन का क्या बताना है? इस इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग बताओ। तो प्रथम कक्ष में जो इलेक्ट्रॉन है, इसका कोणीय संवेग बताना है, तो कोणीय संवेग का तो फॉर्मूला आ चुका है। नहीं, बस हमको इस प्रथम कक्ष है तो एन का मान क्या रखेंगे? 1। तो यहां पर 1 रखेंगे तो कोणीय संवेग का मान 1.05 गुना 10 का पावर -34 गुना एन, तो 1 हो जाएगा। नहीं, कोई दूसरे कक्ष में कोई इलेक्ट्रॉन है और इसका कोणीय संवेग का मान पूछ दिया, तो इसका कोणीय संवेग का मान के लिए बस 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी हम लोग का हो जाएगा 2 मल्टीप्लाइड बाई 1.05 इंटू 10 का पावर -34। बोलो होगा कि नहीं होगा? होगा। तो यहां देखने से क्या पता चल रहा है कि जैसे जैसे हम लोग नाभिक से दूर जाते हैं, जैसे जैसे नाभिक से दूर जा रहे हैं, इलेक्ट्रॉन के कोणीय संवेग का मान बढ़ता जाता है। नहीं, इलेक्ट्रॉन के कोणीय संवेग का मान बढ़ता जाता है। पहले कक्ष में 1.05 गुना 10 का पावर -34, दूसरे कक्ष में उससे दुगना हुआ, तीसरे कक्ष में तिगुना हो गया। नहीं, चलो अब कोणीय संवेग ध्यान दो। यहां पर जो प्रथम कक्ष में जो कोणीय संवेग यहां पर आया, नहीं, ये जो कोणीय संवेग आया, इसको हम ऐसे एक सिंबल मान लेते हैं यहां पर, कोणीय संवेग, एंगुलर मोमेंटम। देखा जाए A1, इसको क्या मान लिए? A1। तो अगर दूसरे कक्ष में आया तो दूसरे कक्ष का जो इलेक्ट्रॉन का आया तो 2 आप मल्टीप्लाइड बाई A1 कर सकते हैं, ठीक है। तीसरा कक्ष में जो इलेक्ट्रॉन होगा 3 इंटू A1 कर सकते हैं। अगर चौथा कक्ष में जो आएगा उसका 4 इंटू A1। नहीं, तो एक दो बातें निकल के आई। पहला बात क्या निकल के आया? नहीं, कि जैसे जैसे नाभिक से दूर जाते हैं, इलेक्ट्रॉन के कोणीय संवेग का मान बढ़ता है। जैसे जैसे नाभिक से दूर जाते हैं, इलेक्ट्रॉन के कोणीय संवेग का मान इलेक्ट्रॉन के कोणीय संवेग का मान इलेक्ट्रॉन के कोणीय संवेग का मान क्या होता है? बढ़ता जाता है। ध्यान रखना है। तो इस तरह से हम लोग इसको बोल सकते हैं, ये हम लोग को ध्यान में रखना होगा। चलो आगे बढ़े। अच्छा, आप लोग को नोट्स मिला है, एटॉमिक्स का जो नोट्स मिला है उसमें देखिए सब बतवा लिखल होगा। कुछ कुछ बात जो है ना वो एक्स्ट्रा लिखा रहता है, मतलब नोट्स में सभी बात नहीं लिख पाते हम लोग। नहीं, कुछ एक्स्ट्रा बात बोर्ड पे चला आता है, समझाते समय, बोलते समय कुछ आ ही जाएगा एक्स्ट्रा, बस मेरा है। लेकिन मोटा मोटी सब बात आपके नोट्स में लिखा रहता है। तो नोट्स आप लोग लेने के लिए एकदम चढ़े रहते हैं, नहीं आप पढ़ने के लिए नहीं चढ़े रहते हैं। तो नोट्स को पलट पलट कर देखना चाहिए, क्या उसमें लिखल है, क्या नहीं लिखल है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं ना आप लोग? हाँ, बृहस्पतिवार को कॉपी चेक होगा, बस मेरा है। और बृहस्पतिवार को आपको जो भी डाउट है वो आप पूछेंगे, जो भी आपको दिक्कत है। नहीं होता है, आप क्लास कर रहे हैं ऑर्गेनिक वाला, उसमें जहां जहां दिक्कत है वो दिक्कत आप पूछते चलिए। नहीं, अब बहुत है कि एको को वीडियो नहीं देखा है, बृहस्पतिवार ले नहीं है, 10 पार्ट हो गया है, बस मेरा। तो कॉपी फेयर चाहिए बृहस्पतिवार को। आप बृहस्पतिवार को साथ साथ आपको जो दिक्कत है वो आपको पूछना है। और अगर आपको दिक्कत नहीं है तो बहुत अच्छा है, हम पूछेंगे, हैं ना, स्क्रीनशॉट्स का नहीं हो पाता है। अब जैसे वो पहले का वीडियो है आपका, नहीं हम लोग पहले कुछ वीडियो बनाए थे, ज्यादा दिन नहीं, ये ठंडी में हम लोग कुछ वीडियो बनाए थे, तो उसका वो वीडियो है। लेकिन अब जैसे ही उसमें 10 या 15 वीडियो है वैसा, उसके बाद फिर आपका जो वीडियो आएगा वो फिर डिजिटल बोर्ड वाला ही वीडियो आने लगेगा, क्योंकि उसमें मेरे पास सिर्फ पेन टेप था। नहीं तो पेन टेप से हम लोग पढ़ाते थे, नहीं लॉकडाउन लग गया था,
तो उस समय लॉकडाउन में पेन टैब से पढ़ाते थे, लैपटॉप और पेन टैब लेकर पढ़ाते थे, बस में रहे, ठीक है। फिर बाद में बोर्ड आ गया, तो अब 15 या 18 वीडियो के बाद आपका फिर ऐसे जैसे हम लोग कैसे पढ़ा रहे हैं, नहीं तो कैसे आपका ये रिकॉर्ड हो रहा है, वैसे रिकॉर्ड वीडियो, जैसे बेसिक केमिस्ट्री का आप देखे होंगे वीडियो ना, तो उस तरह का वीडियो फिर आना शुरू हो जाएगा, ठीक है। चलिए, तो इसमें दिक्कत है। चलिए, अब यहां पर भी ये चीज आराम आपको हो जाता है, ये लगने से हम लोग को एक चीज और आराम हो जाता है कि जैसे मान लीजिए किसी दिन क्लास आपका छूट गया, तो अपना डेट आप याद रखिए। आपको अगर अपना डेट याद रहेगा तो उस डेट का, मान लो आपको क्लास छूट गया, तो उसका वीडियो आप पर्सनली ले सकते हैं, नहीं कि हाँ हमारा इस दिन का क्लास छूट गया है, इस दिन का वीडियो हमको चाहिए, तो उस दिन का वीडियो आपको एक मिल जाएगा, अपना आराम से देख के आप पूरा करते हैं, नहीं। लेकिन अब इसका मतलब ही नहीं कि अच्छा ठीक है, ना ठीक है, रुको उपाय करते हैं, नहीं अब क्लासे नहीं करेंगे। तो ध्यान रखिएगा, एक बच्चे का पूरे साल भर में गिन के दिया जाएगा 25 से 30 वीडियो, उससे ज्यादा वीडियो नहीं। यानी ज्यादा आप एब्सेंट कीजिएगा तो वीडियो मिलना रिस्ट्रिक्ट हो जाएगा, नहीं, इसलिए एब्सेंट नहीं करना है। चलिए, किसका जूल गुना सेकेंड ही होगा, एन तो नंबर है, एच का ही मात्रक होता है, टू का कोई मात्रक होता नहीं है, पाई का कोई मात्रक होगा नहीं। क्या चीज बोलते हैं? चलिए आगे बढ़े हम लोग। अब हम लोग ध्यान दें तो हम लोग यहां से प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के बारे में पढ़ रहे थे, नहीं प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जो है यानी मुख्य क्वांटम संख्या हमें क्या क्या बताता है इसके बारे में बताया गया, ठीक है। तो ये जो बातें बताई गई ये पहले से भी हम लोग जानते थे, बहुत सिंपल सा चीज था, ध्यान रखना है। अब अगला आता है इसमें दिंगसीय क्वांटम संख्या, नहीं जिसको एजीमुथल क्वांटम नंबर कहते हैं, दूसरा क्वांटम नंबर। दूसरा क्वांटम नंबर हम लोग का इसमें आता है एजीम्यूथल, एजीम्यूथल क्वांटम नंबर, जिसको हम लोग कहते हैं दिंगसीय क्वांटम संख्या। देखा जाए समझे। अब हम लोग देखें अगर तो दिंगसीय क्वांटम संख्या जो है यानी एजीमुथल क्वांटम नंबर की हम लोग बात करें तो एजीमुथल क्वांटम नंबर किसने दिया था? तो एजीमुथल क्वांटम नंबर समरफील्ड नामक वैज्ञानिक ने दिया था। किसने दिया था? समरफील्ड। ऐसा लगता है समर मतलब गर्मी या फील्ड का मतलब मैदान, गर्मी का मैदान ने दिया था। ये आउटसाइड साइंटिस्ट है जिनका ऐसे ही नाम है, ध्यान रखना है। तो पहला पॉइंट कि यह क्वांटम संख्या समरफील्ड नामक वैज्ञानिक के द्वारा दिया गया था। सबसे पहला पॉइंट नहीं कि यह क्वांटम संख्या समरफील्ड नामक वैज्ञानिक के द्वारा दिया गया था। दूसरा पॉइंट ध्यान रखते हैं, इस क्वांटम संख्या को स्मॉल एल से दर्शाते हैं, स्मॉल एल से दर्शाते हैं। इस क्वांटम संख्या को स्मॉल एल, देख लीजिए, स्मॉल एल से दर्शाया जाता है। अगला पॉइंट, यह क्वांटम संख्या जो है, यह क्वांटम संख्या हमें क्या ऐसा बोले, समरफील्ड के अनुसार, समरफील्ड के अनुसार
कक्ष जो होते हैं ये उपकक्षों को मिलाकर बनाए जाते हैं। समरफील्ड यानी इस वैज्ञानिक के द्वारा कक्ष जो होते हैं ये उपकक्षों को मिलाकर बनाए जाते हैं, ये समरफील्ड कहते हैं, ध्यान रखना है समरफील्ड के अनुसार। समरफील्ड के अनुसार कक्ष उपकक्षों से मिलकर बनते हैं। कक्ष उपकक्षों से मिलकर बनते हैं, ध्यान रखना है। कक्ष जो हैं ये उपकक्षों से मिलकर बनते हैं, अर्थात उपकक्ष कक्ष के अंदर उपस्थित रहते हैं। ध्यान रखना है। तो यहां से समरफील्ड के अनुसार कक्ष उपकक्षों से मिलकर बनते हैं, अर्थात उपकक्ष कक्ष के अंदर उपस्थित रहते हैं। कक्ष कहां रहते हैं? उपकक्ष के उपकक्ष कक्ष के अंदर उपस्थित रहते हैं, ध्यान रखना है, ये हम लोग को बताया गया। चलो दूसरे पॉइंट पे आ जाए। देखो तो किस कक्ष में कितना उपकक्ष होगा, इसका मान निकालने के लिए समरफील्ड ने हमें फॉर्मूला दिया 0 to n-1। कक्ष में उपकक्ष की संख्या कक्ष में उपकक्ष की संख्या इज इक्वल्स टू 0 to n-1। फॉर्मूला दिया गया 0 to n-1, ठीक है। जहां फिर से आप समझते हैं कि n का मतलब क्या है? कक्ष संख्या। n का मतलब क्या है? कक्ष संख्या। अब किस कक्ष में कितना उपकक्ष होगा इसका फॉर्मूला समरफील्ड ने हम लोग को दिया 0 to n-1। उन्होंने अपना एक्सपेरिमेंट किया और उसके आधार पर ये फॉर्मूला हम लोग को दिया। चलो यहां से देखा जाए तो हम लोग को लिखा गया कक्ष, और यहां से हम लोग को लिखा गया उपकक्ष। देखा जाए यहां से दिया गया कक्ष और उपकक्ष। चलो ध्यान देते हैं, आपका पहला कक्ष कौन सा है? के। आपका पहला कक्ष कौन सा है? के। नहीं, अब पहले कक्ष के लिए एल का मान निकालेंगे। उपकक्ष का मतलब होता है, यहां पर ज्यादा अच्छा लिखे हम लोग, इससे ज्यादा अच्छा होगा हम लोग लिखें यहां पर एल का मान कक्ष, और यहां पर लिखें एल का मान, समझा जाए। अब देखा जाए तो कक्ष में उपकक्ष की संख्या निकालनी है, यानी हमको एल का मान निकालना है। यहां पे कक्ष में उपकक्ष की संख्या, या इसी को हम लोग लिखें एल का मान। एल का मान निकालने का फॉर्मूला यही दिया गया 0 to n-1। चलो देखिए, उसको देह में दर्द हो गया, खड़ा हम है, पढ़ा हम रहे हैं, गधा तुमको क्या दर्द हो रहा है? यहां देखिए पहला कक्ष के। अब पहले कक्ष अगर के है तो के के लिए अगर हम लोगों को निकालना है, के के लिए अगर हम लोगों को निकालना है एल का मान, तो क्या करना है? 0 to n-1। तो 0 2 मतलब से, n-1 तो n मतलब कक्ष, तो कक्ष है कितना है? 1। नहीं तो लिखेंगे 1 - 1, n का मान 1, 1 - 1। तो यहां पर जो वैल्यू आएगा वो आएगा 0 से 0। तो 0 से 0 का मतलब सिर्फ 0 नहीं, तो यहां पर अगर देखा जाए तो एल का कितना मान आया? 0। तो 0 भी एक मान है नहीं, तो यहां पे कितना मान आया? एक मान आया। यहां पर हम लोग को एल बराबर 0 आया, यानी कि एगो मान आया, और वो मान क्या है? 0।
नहीं, एक मान आया, एक मान अर्थात ध्यान रखना है, एक मान अर्थात एक उपकक्ष, एक मान अर्थात एक उपकक्ष। यानी यहां से क्या मालूम चला कि जो पहला कक्ष होता है उसके लिए एल का एगो मान आता है, वो 0 मान है, तो एगो मान आएगा, यानी पहला कक्ष में उपकक्ष कयगो होगा, एगो। एल का जयगो मान तयगो उस कक्ष में उपकक्ष होगा, यही बताया गया। चलो दूसरा कक्ष हम लेते, तो दूसरा कक्ष कौन सा है, एल। अगर एल के लिए हम लोग देखें, अगर देखो तो एल के लिए अगर हम एल का मान निकाले तो क्या करना है, 0 से n-1, तो 2-1, तो 2-1 करेंगे तो 0 से क्या आएगा, 1, तो 0 से 1 का मतलब हुआ कि 0 और 1 नहीं, तो 0 और 1, 0 से 1 में कयगो नंबर है, दूगो, एगो 0 एगो 1 नहीं, तो कयगो मान आया, दूगो मान आया। तो अगर 2 मान आया तो इसका मतलब कयगो उपकक्ष, 2 गो उपकक्ष, अर्थात 2 उपकक्ष। ध्यान रखना है, तो हम लोग को ध्यान रखना होगा कि दूसरे कक्ष के लिए एल का 2 मान आता है, एगो 0 आता है, एगो 1 आता है, तो 2 गो मान आता है, इसीलिए एल के लिए हम लोग कितना बोलेंगे, कितने उपकक्ष होंगे, 2 उपकक्ष होंगे, ध्यान रखना है, ठीक है। तीसरा आपका एम है, तो अगर तीसरा एम है तो एम के लिए क्या लिखेंगे, 0 से 3-1, तो कितना आएगा, 0 से 2, तो 0 से 2 का मतलब हुआ 0, 1 और 2, तो कितना मान आया, 3 मान आया। तो 3 मान आया, तो 3 मान का मतलब कयगो कक्षक, 3 उपकक्ष। बोलो दिक्कत है, कर सकते हैं। तो यहां से किसी का भी हम निकाल सकते हैं, चौथा हम लोग निकाल लेते हैं, n, तो इसके लिए निकालेंगे तो हम क्या कहें, ऐसा लिखें 0, 1, 2 और 3, जितना ये नंबर है ना उससे एक कम, 0 से शुरू कीजिए, जितना ही नंबर है उससे एक कम, तो एल का मान क्या क्या आ गया, एल का मान आएगा 0, 1, 2, 3, तो ये कयगो मान आया, 4 मान आया, तो 4 मान का मतलब कितना होगा, ध्यान रखना है। तो इसको देखने से यह लगता है कि पहला कक्ष में उपकक्ष कयगो आया, एगो, और दूसरा कक्ष में कयगो आया, दूगो, तीसरा में 3, चौथा में 4, तो ऐसा नहीं लग रहा है कि जितना कक्ष संख्या है उतना ही उपकक्ष आ रहा है, बस में आ रहा है। तो ये जब हम लोग को आया उसके बाद उन लोगों के दिमाग में ये बात आया, तो उन्होंने लिख दिया, क्या लिखा भाई, क्या लिखेंगे, कक्ष में उपकक्ष की संख्या, कक्ष में उपकक्ष की संख्या बराबर क्या लिखें, कक्ष संख्या। तो ये बात ध्यान रखना है। अब यहां से कोई पूछता हमसे कि भाई 5वां कक्ष में बताओ कितना उपकक्ष होगा, तो 5, 6ठा में 6, 7वां में 7, बता सकते हैं, चलिए चलिए आज के लिए इतना ही पढ़ेंगे।